हेलो वॉरियर्स। माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर कराई जाती है जिसमें नवंबर के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और ये मैगज़ीन है दिसंबर की जिसको कवर कराई जा रही है। इसमें पहले भी वीडियोस आ चुके हैं इससे रिलेटेड, तो आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछला टॉपिक हमारा था पुलिस जांच की एक विश्वसनीय संहिता और हम इस वीडियो में देखेंगे मसौदा पेटेंट संशोधन नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है टॉपिक नंबर 5 पॉलिटी का और जिसमें है मसौदा पेटेंट संशोधन नियम। तो ये चर्चा में क्यों है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा क्या किया गया है कि भारत में जो प्रस्तावित हालिया मसौदा है, पेटेंट संबंधी जो मसौदा है, उन नियमों ने सस्ती दवाओं और वैक्सीन पर उनके जो संभावित प्रभाव हैं उस पे जो है चिंताएं बढ़ा दी हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ा दी हैं। तो क्या हुआ है कि ये जो नियम है अनुदान पूर्व विरोध यानी कि प्री जॉइंट अपोजिशन, इसमें है बाधा डाल सकते हैं। साथ ही अनुचित पेटेंट विस्तार के खिलाफ गंभीर सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। देखते हैं इस नियम में ऐसा क्या है जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो मसौदा पेटेंट संशोधन अधिनियम ये क्या है? तो इस पेटेंट संशोधन नियमों का मसौदा भारत में मौजूदा जो पेटेंट नियम है उनमें प्रस्तावित संशोधनों का एक सेट है। ठीक है, जो पेटेंट दाखिल करने, उनकी जांच करने और उनका विरोध करने की प्रक्रियाओं एवं शुल्क को नियमित करता है। ठीक है, तो ये रेगुलेट करेगा जो पहले से पेटेंट जो नियम मौजूद है भारत में उसका एक सेट है जिसमें संशोधन किया गया है और उसको रेगुलेट करेंगे कि उनमें दाखिल के पेटेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या है, उसकी जांच करेंगे। जो टैक्सेस वगैरह भरे जाते हैं, शुल्क लिए जाते हैं, उनके जो प्रोसेस होते हैं उनको रेगुलेट करेंगे। तो इनके जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो अनुदान पूर्व विरोध दाखिल करने के लिए जो परिवर्तनीय शुल्क की शुरुआत जो कि है 1500 से लेके 40,000 हो सकती है। राशि श्रेणी और आवेदकों की संख्याओं के आधार पर लागू की गई है। यानी कि जितने लोग इनमें आवेदन करते हैं अपना पेटेंट कराने के लिए, तो इनका जो शुल्क है वो परिवर्तन कर दिया गया है। वो अब 1500 से लेकर के 40,000 रुपये तक हो सकता है। पेटेंट के जो नियंत्रक को अनुदान पूर्व विरोध दर्ज करने की मांग करने वाले व्यक्तियों या नागरिक समाज संगठनों का जो प्रतिनिधित्व है उसकी स्थिरता निर्धारित करने की शक्ति देने का प्रावधान है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पेटेंट होते हैं, पेटेंट करता होते हैं, अगर उनसे पहले किसी ने उनका जो भी उन्होंने बनाया हो, आविष्कार किया हो, अगर चुरा लिया और उसको पेटेंट कराने गया, तो उससे संबंधित जो व्यक्ति है या नागरिक है या कोई संगठन है, ठीक है, जिन्होंने उसको पहले ही पेटेंट करा रखा है या कराया हुआ था या ख़त्म होने वाला है, तो वो जा कर के आवेदन कर सकते हैं कि उस मामले में वो शक्ति प्रदान करता है। और इसमें क्या हुआ कि अनुदान के बाद विरोध दाखिल करने के लिए आधिकारिक शुल्क में वृद्धि जो आवेदक के द्वारा खर्च की गई कुल पेटेंट आवेदक लागत के बराबर होगी। यानी कि मतलब कुल मिला के जितने का भी पेटेंट होगा उसके बराबर का इनको शुल्क पे करना होगा। तो इनसे जुड़ी जो चिंताएं हैं वो क्या हैं, अब जिसके लिए ये आर्टिकल बनाया गया है। तो यहाँ पे सस्ती दवाओं तक पहुँच प्रतिबंधित करना क्या है कि पेटेंट को चुनौती देने की प्रक्रिया अधिक कठिन बना करके क्या क्या हुआ है कि अगर जो आपने कुछ भी इन्वेंट किया उसकी प्रक्रिया को इतना कठिन बना दिया उन्होंने, ऊपर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पेटेंट करने जाएगा तो उसको ये शुल्क, ये प्रक्रिया वगैरह वगैरह फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके लिए क्या होगा कि कोई भी पेटेंट करता अगर पेटेंट कराने जाएगा तो उसको मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसमें क्या है कि प्रस्तावित जो नियम है सस्ती जेनरिक दवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप शुल्क बढ़ा दे रहे हो तो वो जिस लेवल पे पेटेंट करेगा, जो कि इसमें 15 से 40,000 तक रुपए तक की बात की गई है, तो वो सस्ती दवाओं को प्रभावित करेंगी। तो पेटेंट करता भी जब
पेटेंट इतना महंगा करेगा, मतलब इतना महंगे रेट पे कराएगा, तो वो जाहिर सी बात है कि मार्केट में भी वो दवाएं जो हैं वो महंगी रेट पे ही जाएंगी। अनुदान पूर्व जो विरोध दाखिल करने के लिए परिवर्तनीय शुल्क की शुरुआत नागरिक समाज संगठनों, रोगी समूहों पर एक व्यापक वित्तीय बोझ डाल सकती है। अभी अगर किसी का पेटेंट चुराएगा नागरिक समाज संगठन, जो रोगी समूह हैं वगैरह, तो उनके खिलाफ़ में जो आवेदन करेंगे पेटेंट चुराने के ख़िलाफ़ में, तो उनको बहुत सारे शुल्क वगैरह इन सब चीज़ों के शुरुआत हुई है, प्रक्रियाओं में बढ़ोतरी की गई, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अभी नियंत्रक का विवेक। मौजूदा पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत कोई भी व्यक्ति जो है पेटेंट को चुनौती देने के लिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के साथ अनुदान पूर्व विरोध दर्ज करा सकता है। यहाँ अनुदान पूर्व विरोध का मतलब है सीधा सा कि किसी ने किसी का पेटेंट चुराया है अगर, तो उसके खिलाफ में वो अपना विरोध जाहिर कर सकता है, चुनौती दे सकता है। तो हालांकि प्रारूप नियमों में जो कंट्रोलर है, जो नियंत्रक है, को अनुदान पूर्व विरोध दाखिल करने वालों की स्थिरता है तय करने का अधिकार देने का प्रावधान है। तो ये कंट्रोलर के हाथ में है। अब सत्ता में इस बदलाव ने पेटेंट का विरोध करने वालों के लिए संभावित पूर्वाग्रहों और चुनौतियों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पारदर्शिता नहीं दिख रही है कि सब कुछ कंट्रोलर के हाथ में है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर प्रभाव। क्या पड़ेगा प्रभाव? तो पूर्व अनुदान विरोध पेटेंट की जो ओवर ग्रीनिंग है और अनुचित जो एकाधिकार देने जैसे प्रथाओं के विरोध में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। पेटेंट की जो एक एवरग्रीनिंग मूल पेटेंट समाप्त होने से पहले नए पेटेंट प्राप्त करके पेटेंट की अवधि बढ़ाने की एक रणनीति है। भारत में पेटेंट अधिनियम जो 1970 जो 2005 में संशोधित किया गया था, उसकी जो धारा 3 है, सब क्लॉज डी, ज्ञात पदार्थों के नए रूपों के लिए पेटेंट प्रदान करने पर रोक लगाती है। यानी जो पता है चीज़ें, उसी पर जो पेटेंट लगाता है उनके थोड़े से रूप में परिवर्तन करके उस पर रोक लगाती है, जब तक कि वे प्रभावकारिता में काफ़ी भिन्न ना हों। इसलिए भारतीय पेटेंट कानून के तहत एवरग्रीन की अनुमति नहीं है, यानी कि सदाबहार प्रकृति के जो होते हैं, मल्टी फंक्शनल होते हैं, उनको अलाउ नहीं किया गया है। तो ये याद रखिएगा ये लाइन कि जो एवरग्रीन की जो है अनुमति पेटेंट में नहीं है, भारतीय पेटेंट कानूनों में नहीं है। ये गुणवत्ता सुनिश्चित और किफ़ायती जेनरिक दवाओं तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करता है। अनुदान पूर्व विरोध को कमज़ोर करने से अनुचित जो पेटेंट विस्तार हो सकता है, जिससे आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच सीमित हो सकती है। यानी कि इस पे जो विरोध जाहिर ईज़िली किया जा सकता था कि कोई भी किसी का पेटेंट चुराए तो आप आसानी से उस पर उसके खिलाफ में जो प्रक्रिया थी वो सरल थी, लेकिन अब इसको जटिल कर दिया गया, जिसकी वजह से ये पक्ष जो है अनुदान पूर्व विरोध जो है वो कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से दवाओं और टीकाओं तक जो पहुंच है वो सीमित हो सकती है, वो महंगी हो जाएगी तो लोगों तक कम पहुंच पाएगा। में एक चिंता ये भी है फार्मा लॉबिंग। ये क्या है? तो चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि संशोधित जो नियम फार्मास्यूटिकल कंपनियों के पक्ष में हैं और अनुदान पूर्व विरोध के भारत के विशेष प्रावधानों को कमज़ोर कर सकता है। वैश्विक प्रभाव पे क्या चुनौती है कि आवश्यक दवाओं तक पहुंच का खतरा मरीजों को जोखिम में डाल सकता है और जेनरिक दवा उद्योगों को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कम लोग खरीद पाएंगे, फिर उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी ये सारी चीज़ें। भारत और वैश्विक दक्षिण के मरीज़ जो भारत की किफ़ायती जेनरिक दवाओं और टीकों के उत्पादन पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं, प्रस्तावित परिवर्तनों से असंगत रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये वैश्विक स्तर पर है। और चुनौतियाँ हैं कि सफल पूर्व अनुदान जो विरोध के उल्लेखनीय उदाहरण हैं वो क्या हैं? तो रोगी समूहों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा अनुदान पूर्व विरोध के कारण अक्सर नॉवेल इनोवेशन जो नए होते हैं, इनके कमज़ोर दवाओं के आधार पर बड़ी दवा कंपनियों द्वारा मांगे गए पेटेंट विस्तार को अस्वीकार कर दिया गया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इनका। तो टेनोफोविर डिस्प्रोफिक्सल फ्यूमरेट जो TDF है,
2006 में रोगी समूहों ने दवा में एक ज्ञात यौगिक के उपयोग के कारण सहारा के जो TDF पेटेंट का विरोध किया था। ओके, नेवी रापिन। इसमें क्या हुआ था कि बोहरिंग एग्लेहैम के बाल चिकित्सा नेविरापिन पेटेंट को अनुदान पूर्व विरोध के बाद 2008 में अस्वीकार कर दिया गया था। यानी कि किसी के खिलाफ जब अनुदान पूर्व विरोध किया जाता है तो उनके पेटेंट को जो है, जो पहले से पेटेंट हैं, उनको अस्वीकार भी किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रभावकारिता में महत्वपूर्ण सुधार दिखाने में विफल रहा था। ग्लीवेक, तो नोवारिस्ट की कैंसर दवा ग्लीवेक जो है उसको 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसे मौजूदा दवा इमैटिनिब का संशोधन संस्करण माना गया था। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो पहले से उनके कंपोजिशन किसी और दवाओं से थोड़े बहुत भी मिलते हैं, या एक लेवल इन्होंने इस तरह तय किया होगा उस हिसाब से मिलते हैं। तो जो अनुदान पूर्व विरोध है उसके कारण वो दवाएं कैंसिल हो जाती हैं, ये समाप्त कर दी जाती हैं, अस्वीकार कर दी जाती हैं। तो इस हिसाब से जो सस्ती दवाएं हैं वो उनकी पहुंच जो है वो कम हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि पेटेंट क्या होता है, क्या इंटरेस्टिंग है। तो पेटेंट क्या होता है कि किसी आविष्कार के लिए, किसी इनोवेशन के लिए एक वैधानिक अधिकार होता है जो किसी भी व्यक्ति, संस्था को किसी विशेष खोज, नए आइडियाज़ के लिए दिया जाता है, या किसी भी प्रोडक्ट, डिज़ाइन, प्रोसेस के लिए किया जा सकता है, जिसे कोई अन्य इस पेटेंट का नकल ना कर सके। यानी कि आपने कुछ यूनिक चीज़ बनाई, बिल्कुल यूनिक है, उसके जैसा अभी तक मार्केट में आया नहीं, आपके न्यू आइडियाज़ हैं, तो उसकी कॉपी कोई और ना कर ले, इसलिए आपको उस पर पेटेंट लेने का अधिकार है, ये अधिकार देता है कानूनी। पेटेंट संरक्षण एक क्षेत्रीय अधिकार है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग एरियाओं से संबंधित है, इसलिए यह केवल भारत के क्षेत्र के अंदर ही प्रभावी है। वैश्विक पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्षेत्रीय अधिकार है और ये केवल भारत के क्षेत्र के अंदर ही प्रभावी है। ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वैश्विक जो है पेटेंट की कोई अवधारणा मौजूद नहीं है। किसी आविष्कार के लिए पेटेंट योग्यता का मानदंड क्या है, यानी किस आधार पर उसको पेटेंट देते हैं। तो एक नवीन होना चाहिए, इसमें एक आविष्कारिक कदम यानी तकनीकी उन्नति शामिल होनी चाहिए, कुछ नया जो टेक्नोलॉजी है उसमें शामिल होना चाहिए। औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो, यानी कि जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रियल है उसमें एप्लीकेबल हो, यूज़फुल हो। पेटेंट प्रदान करने का विरोध, इसके अंतर्गत क्या है कि जो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 है, एक व्यक्ति को 2 चरणों में पेटेंट के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति देता है। 2 चरणों में, ये चरण वाले भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने चरणों में क्या होता है। एक है अनुदान पूर्व विरोध और दूसरा है अनुदान पश्चात विरोध, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि अनुदान पूर्व विरोध क्या है, ये क्या टर्म्स है, इसका असली मतलब क्या है। इसके अंतर्गत क्या है कि विरोध दर्ज कराना, तो कोई भी व्यक्ति पेटेंट आवेदन के बाद लेकिन अनुदान दिए जाने से पूर्व लिखित रूप में अनुदान पूर्व विरोध दर्ज करा सकता है। ये लिखित रूप में दिया जा सकता है, दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए अनुदान संबंधी जो संपूर्ण विशिष्टताओं की आवश्यकता होती है, यानी जो आर्थिक जो सहायता होती है उसकी ज़रूरत होती है। विरोध का आधार क्या हो सकता है कि आप किसी के खिलाफ अनुदान विरोध जो अनुदान पूर्व जो विरोध है उसमें प्रक्रिया में शामिल होंगे, उसका आधार क्या है। तो अनुचित तरीक़ों से प्राप्ति, यानी किसी आविष्कार पर अनुचित तरीके से अधिकार जताना, ये आधार हो सकता है विरोध करने का। पूर्व प्रकाशन, पूर्व दवा, पूर्व ज्ञान अथवा उपयोग, अस्पष्टता, गैर पेटेंट योग्य विषय वस्तु, अपर्याप्त विवरण, गैर जो प्रकटीकरण है, आवश्यकता विवरणों का खुलासा करने में विफल, यानी जो चीज़ें उस चीज़ में मतलब आपके इनोवेशन में लगने में इस्तेमाल हुई है उसका आप विवरण नहीं कर पाए स्पष्ट तरीके से। गलत प्रकटीकरण, समय सीमा, जो पारंपरिक आवेदन का जो पहले पेटेंट का आवेदन किए जाने से 12 महीने के भीतर
दाखिल नहीं कराया जा सकता 12 महीने से भीतर, ध्यान रखिएगा। पारंपरिक ज्ञान, स्वदेशी सामूहिक ज्ञान का उपयोग करके आविष्कार का पूर्वानुमान लगाया जाना, ये सब जो चीज़ें हैं इनके आधार पर विरोध दर्ज कराया जा सकता है। अनुदान पश्चात विरोध क्या है कि पहले से ही जारी किए गए जो पेटेंट हैं उनका प्रकाशन पर एक लिखित विरोध दर्ज किया जा सकता है, लेकिन इसे भारतीय पेटेंट जर्नल में पेटेंट के प्रकाशन के 12 महीने यानी कि लगभग 1 साल, लगभग क्या 1 ही साल के भीतर जो है नियंत्रकों को सौंप दिया जाना चाहिए। इसके विरोध का आधार अनुदान पूर्व विरोध के समान ही होगा। पाश्चात में तो बस ये 12 महीने के भीतर का नियंत्रक है, ठीक है, और ये इसका जो समान मतलब आधार जो है वो होगा अनुदान पूर्व विरोध का जो आधार था वही इसका भी आधार होगा अनुदान पश्चात विरोध का। तो इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न है वो क्या है कि फार्मा क्षेत्र के विकास एवं आर्थिक संरक्षण तथा देश में वहनीय लागत पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु पेटेंट कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो ये इस आर्टिकल से ये क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।